नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द और दोनों का उसी धर्म का होना जरूरी भी होता है, यानी कि जिनके बीच में शादी होती है उन दोनों का सेम धर्म का होना जरूरी होता है। यानी अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उसमें से एक को धर्म बदलना होगा, पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे ये जरूरी नहीं। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और औरत बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग एक्ट भी बनाए गए हैं जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वाले लोगों पर ही लागू होते हैं जिन्हें उस एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर्ड करानी होती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती है। ये एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हो तो भी, लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं और ऐसे में इसीलिए ये प्रावधान रखा गया है कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें ये बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये तो थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विवेक नासा जी जुड़ गए हैं। विवेक नासा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। विवेक जी, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खोल चुकी है। तो आज का विषय एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। विषय आज का हमारा है स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कानूनी पहलुओं को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी पहलुओं को समझ सकते हैं। तो विवेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। जी, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये मैरिज और डाइवोर्स को रेगुलेट करता है उन कपल्स के लिए जो कि इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। अगर कोई कपल जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपने शादी करनी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है हस्बैंड वाइफ दोनों का हिंदू होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर कोई शादी करता है उनके लिए जरूरी है वो दोनों मुस्लिम होनी चाहिए। अगर कोई चर्च में शादी करता है उनके लिए रिक्वायरमेंट है दोनों क्रिश्चियन होने चाहिए। अगर इंटरकास्ट में किसी ने मैरिज करनी है, एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर क्रिश्चियन हो सकता है, अगर उन्होंने आपस में शादी करनी है तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सके। और ये जो कानून है ये मैरिजेस एज वेल एज ऐसे कपल्स की जो डिवोर्सेज हैं उनके आगे मैरिज के बाद अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं उन चीज को रेगुलेट करता है। और बेसिकली ये अगर उसको आसान शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए मैरिज करने के लिए तरीका है इस कानून में जो इंटरकास्ट कपल हैं वो एक दूसरे से मैरिज कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक जी, हमें ये भी बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट कब और क्यों लाया गया था, क्या वजह इसके पीछे थी? जैसे कि मैंने कहा क्योंकि ये कानून इंटर रिलीजियस कपल के लिए की शादी के लिए है। जब 1954 में ऐसा भी कानून अवेलेबल नहीं था जहाँ इंटर रिलीजन जो कपल्स हैं आपस में शादी कर सके। ये कानून उनके लिए ही लाया गया था। और जो भी कपल्स
ये स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं उनके ऊपर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ हो। अगर कोई एक हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, अगर हस्बैंड वाइफ में से इन रिलीजन से कोई भी है या किसी और रिलीजन से भी है, अगर वो शादी करते हैं तो उनके ऊपर पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं करता। इस कानून को लाने का पर्पज यही था ताकि उन ऐसी मैरिजेस को लीगल प्रोटेक्शन दी जा सके। जी विवेक जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस एक्ट के तहत शादी के लिए आखिर क्या करना होता है, यानी कि इसका कानूनी पहलू क्या होता है या फिर किस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है? जी, अगर किसी ने अगर कपल्स ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी है जो कि इंटर रिलीजन है, ये दोनों सेम रिलीजन के भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सेम रिलीजन वाले स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते हैं, पर इंटर रिलीजन मैरिज अगर किसी ने करनी है तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करनी पड़ेगी। इसके लिए जो अपने एरिया का जो मैरिज रजिस्ट्रार है, यूजुअली जो डीएम या डीसी होते हैं हर एरिया के, उनको ही स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिफिकेशन किया होता है, मैरिज रजिस्ट्रार बनाया होता है, तो उनके पास एक एप्लीकेशन देनी होती है सेक्शन 5 के अंदर। और यूजुअली एप्लीकेशन देने के साथ साथ दोनों हस्बैंड वाइफ के उसमें एफिडेविट लगते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं और 3 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैरिज का नोटिस देंगे इनिशियली, और उसके बाद यूजुअली 30 डेज का 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है डीएम के द्वारा, और 30 दिन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन ना रिसीव हो तो दोबारा हस्बैंड वाइफ को दूसरी बार फिर जाना पड़ता है। पहली बार जाना पड़ता है जब वो नोटिस या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, 30 दिन के बाद दोबारा जाना पड़ता है और उस दिन उनकी शादी करवा दी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी पीछे जनवरी में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 30 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट है उसे खत्म कर दिया है। हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कपल मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाता है, उसके पास ऑप्शन होगी कि अगर वो मैरिज रजिस्ट्रार को ये कहे, डीएम को ये कहे कि मैं 30 दिन का नोटिस नहीं देना चाहता, तो डीएम जो है, मैरिज रजिस्ट्रार जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो भी मैरिज रजिस्ट्रार है, वो 30 दिन के नोटिस के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करेंगे और जो मैरिज है प्रोसीड करेंगे ऐसी मैरिज के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट। विवेक जी, ये पूरी प्रक्रिया का पालन करने के लिए किन किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और किन जानकारियों को साझा करना पड़ता है? जैसा कि पहले भी बताया गया कि एक जानकारी साझा करनी पड़ती है या अखबार में निकालना पड़ता है कि ये कपल शादी करना चाहता है, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, बेसिकली किसी भी मैरिज के कानून में भारत में ये रिक्वायरमेंट है कि लड़की 18 साल की होनी चाहिए कम से कम, लड़का 21 साल का होना चाहिए। तो पहले तो ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, या तो 10th की मार्कशीट या एज प्रूफ कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, किसी भी नेचर में हो, आधार कार्ड हो, 10th की सर्टिफिकेट हो, कोई पासपोर्ट की कॉपीज हो, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को, लड़का और लड़की को अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा, शो करने के लिए कि लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा है। दूसरा ये चीज इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप उसी जगह पे मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें या तो लड़की या लड़का उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, तो अपना आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आप मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होना चाहिए या एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, या तो लड़के का या फिर लड़की का। उसके बाद जो 3 विटनेस हैं उनकी आईडी प्रूफ, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन है विटनेस, क्या रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड हैं, ताकि कल को अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है इस मैरिज के रिस्पेक्ट में, तो उन विटनेसेस को के सामने ये बात की जा सके कि हाँ, विटनेस के सामने ये शादी परफॉर्म की गई थी। तो बेसिकली यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आपका एज प्रूफ है, एक आपका रेजिडेंस प्रूफ है और विटनेसेस की आइडेंटिफिकेशन है। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में ने कुछ अलग अलग स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं, वो एक अलग बात हो सकती है, बट मोटी मोटी ये रिक्वायरमेंट तो है, एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और विटनेसेस की आइडेंटिटी। जी विवेक जी, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस 30 दिनों के नोटिस की आपने अभी बात की थी, जिसका जिक्र किया था, ये 30 दिन का नोटिस क्या है? क्या 30 दिन का नोटिस पीरियड अनिवार्य होता है? जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया है ये 30 दिन के नोटिस का जो ये प्रोसेस होता है, इसको हटा दिया है, क्या बाकी राज्य सरकारें भी इस ओर कदम उठा सकती है क्या? ये जो 30 दिन का पीरियड है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, तो पूरे देश पे लागू होता है और उस कानून के हिसाब से 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी में एक जजमेंट में इसे गलत माना था और 30 दिन के नोटिस सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए हटा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पूरे उत्तर प्रदेश पे लागू है, तो उत्तर प्रदेश में अब 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य नहीं है, पर दूसरे हर स्टेट में अभी ये सारी चीजें अनिवार्य हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं हटाया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। दूसरे स्टेट्स को भी करना चाहिए अलग अलग जगहों पे, क्योंकि 30 दिन का नोटिस देने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होने नहीं थी, क्योंकि ये जो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जो ज्यादातर कपल शादी करते हैं, ये देखा गया है कि उनके पेरेंट्स उनके शादी के अगेंस्ट होते हैं। तो 30 दिन के नोटिस से बहुत प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं लड़की पे प्रेशर बना लिया जाता है, लड़के के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं शादी होने से पहले। तो जो एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं कपल, तो वो उनके उसमें प्रॉब्लम आती है। इसी चीज का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन का नोटिस को हटा दिया है, बट हाँ दूसरे स्टेट्स में अभी भी एप्लीकेबल है। जी विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शादी के नोटिस के बाद अगर किसी ने आपत्ति जताई तो फिर क्या होता है? अगर जो नोटिस निकाला गया है उस पर आपत्ति जताई जाती है, शादी के अगेंस्ट आवाज उठाई जाती है, तो फिर क्या होता है? किस तरह की आगे कार्रवाई होती है? अगर जैसे कि बताया कि 30 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। नोटिस यूजुअली डीएम के ऑफिस, इस कानून के हिसाब से डीएम को अपने ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रार या डीएम अपने ऑफिस के बाहर किसी कंस्पिशियस प्लेस पे लगाएगा। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लड़का लड़की के घर दिया जाए। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन पहले ये जानना पड़ेगा किस नेचर के ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम नहीं, कोई लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप आके कहें कि हम शादी से खुश नहीं है, हम शादी नहीं कराएंगे। जी, जो कानून के अंदर प्रोविजंस हैं उसी की आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट है शादी के लिए दोनों को किसी भी हस्बैंड या जो लड़का या लड़की में से किसी की कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैरिड ना हो, हाउस लिविंग ना हो। तो कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो शादी का जिसने नोटिस दिया है डीएम को, वो ही ऑब्जेक्ट कर सकता है ये कह के कि या तो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी इनसे शादी हुई है, शादीशुदा व्यक्ति दूसरे से शादी करना चाह रहा है, क्योंकि अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्शन फिर ये हो सकता है कि लड़के की उम्र 21 साल से कम है या लड़की की उम्र 18 साल से कम है, ये एक वैलिड ऑब्जेक्शन है। या फिर ये ऑब्जेक्शन हो सकता है या लड़के या लड़की की जो कंसेंट ली गई है शादी के लिए, आपस में इनकी कंसेंट नहीं है, जबरन कंसेंट ली गई है। अगर इस नेचर की कोई भी ऑब्जेक्शन आती है तो मैरिज रजिस्ट्रार डीएम अपनी इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन विवेक जी, अगर इसके अलावा अगर लड़की या लड़के के परिजन ये कहते हैं कि उन्हें दूसरे धर्म में अपने बच्चे की शादी नहीं करनी है, लड़के की या लड़की की, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो इस केस में किस तरह के? मान्य नहीं है, ये ऑब्जेक्शन मान्य नहीं। ऑब्जेक्शन वही हो सकती है जो कानून की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हो, जैसे कि एज ऑफ पार्टीज या तो 18 साल से कम हो, बालिग ना हो, या फिर किसी का पति या पत्नी वो हाउस लिविंग हो, या फिर तो इस तरीके की ऑब्जेक्शन है। अगर माँ बाप आके, पेरेंट्स आके कहें कि हम दूसरे धर्म के लड़के से या लड़की से अपने लड़के या लड़की की शादी नहीं कराना चाहते, ये कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो कानून ही अलाउ करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट इसी पर्पज के लिए बना है जो इंटर रिलीजन मैरिजेस हो सके। अगर एक लड़का किसी एक रिलीजन का है, लड़की दूसरे रिलीजन की है, अगर ऑब्जेक्शन ही अलाउ होंगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई पर्पज ही नहीं है। ठीक है विवेक जी, ये भी बताइए कि अगर एक जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहता है और उसे रजिस्टर्ड भी कराना चाहता है, तो फिर आगे किस तरह का प्रावधान है? जी, जैसे कि अगर जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डीएम के पास, डीएम से ही मिलेगा, मैरिज रजिस्ट्रार से ही मिलेगा, और उसे अपने रजिस्टर में इस चीज की, अपने शादी के डिटेल्स की एंट्री करनी जरूरी होगी। अगर कोई दो हिंदू आपस में शादी करते हैं, जैसे किसी बैंक्वेट हॉल में या कहीं और जाके शादी करते हैं, तो उसको, उनकी शादी को रजिस्टर कराने का प्रावधान है। अगर कोई देश के बाहर जाके शादी कर ले और वो इंडियंस हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है, तो वो आके इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। हाँ, पर जो शादी ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेंगे, नोटिस देके, डीएम को नोटिस देके 30 दिन का नोटिस फॉलो करके, या उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस के उनको रजिस्ट्रेशन कराने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ साथ ये भी बताऊंगा, मान लीजिए अगर दो हिंदू कोई कपल है, दोनों इसमें हस्बैंड वाइफ हिंदू हैं और उन्हें अपनी मैरिज रजिस्टर करानी है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी करा सकते हैं।